वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में सुपरपोजिशन थ्योरम ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 24 स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम दिया है और इसके लिए क्वेश्चन में लिखा है बाय सुपरपोजिशन थ्योरम फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस फॉर द सर्किट शोन। तो आप देख सकते हैं ये सर्किट में 2 ओम रेजिस्टेंस कहाँ है। देखो ये है 2 ओम रेजिस्टेंस। हमें ये 2 ओम रेजिस्टेंस में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करना है बाय सुपरपोजिशन थ्योरम। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। हम ये प्रॉब्लम को स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे। कितने स्टेप्स लगेंगे ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में? तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में हमें 4 स्टेप्स लगने वाली है। कैसे समझ में आ रहा है? क्योंकि यहां देखो टोटल 3 सोर्सेज दिए हैं। देखो 2 वोल्टेज सोर्सेस है और एक करंट सोर्स है। जितने भी सोर्सेज दिए होते हैं उसमें +1 करो, उतनी आपको स्टेप्स लगती है। जैसे मान लो इसके पहले हमने जो प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, कहीं अगर 2 सोर्सेस थे तो हमने उसको 3 स्टेप में सॉल्व किए थे। कहीं अगर 3 सोर्सेस थे तो हमने उसको 4 स्टेप में सॉल्व किए थे। कहीं अगर 4 सोर्सेस है तो 5 स्टेप लगती है। तो उसी तरह से है ना। तो यहाँ पे 3 सोर्सेस है तो हम इसको 4 स्टेप में सॉल्व करने वाले हैं। और ये देखिए 2 ओम रेजिस्टेंस ये जो है इसमें से फ्लो होने वाला करंट हमें फाइंड आउट करना है। हम ये करंट को कहेंगे करंट आई फ्लोइंग थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस। तो अगर हमें इसको स्टेप वाइज सॉल्व करना है तो चलो स्टेप 1, क्योंकि सुपरपोजिशन थ्योरम का रूल है कि आपको पर्टिकुलर जो भी करंट या वोल्टेज या पावर या कुछ भी अगर फाइंड आउट करना है पूरे सर्किट में बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम, तो आपको क्या करना होता है कि एक एक सोर्स कंसिडर करना होता है और बाकी सभी सोर्सेज को डीएक्टिवेट करते हुए चलना होता है। मतलब जैसे यहां पे देखो 3 सोर्सेस है ना, तो हम इसको स्टेप वाइज कैसे सॉल्व करेंगे? हम स्टेप नंबर 1 लेंगे। स्टेप नंबर 1 में हम क्या करेंगे? ये सोर्स को कंसिडर करेंगे और इधर के सोर्सेज को डीएक्टिवेट करेंगे और ये कंडीशन में 2 ओम में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करेंगे। ये स्टेप 1 रहेगा। फिर स्टेप 2 में क्या करेंगे? हम ये सोर्स कंसिडर करेंगे, ये दोनों सोर्सेज को डीएक्टिवेट करेंगे और फिर से 2 ओम में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करेंगे। ये स्टेप 2 रहेगा। फिर स्टेप 3 में क्या करेंगे? ये सोर्स लेंगे, इधर के सोर्सेज को डीएक्टिवेट करेंगे और फिर से 2 ओम में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करेंगे। इसका मतलब ये है हर स्टेप में हम क्या कर रहे हैं? एक एक सोर्स को कंसिडर कर रहे हैं और 2 ओम रेजिस्टेंस में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट कर रहे हैं। ये हो गई 3 स्टेप। और अब लास्ट स्टेप नंबर 4 में क्या करेंगे? स्टेप नंबर 4 में तीनों स्टेप्स का जो करंट है वो करंट का समेशन करेंगे और वो हमारा लास्ट रिजल्ट रहेगा। प्रॉब्लम वहीं पे फिर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो काफी ये बड़ा प्रॉब्लम है, इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये प्रॉब्लम एग्जाम में सॉल्व करते समय गलती करते हैं क्योंकि काफी ज्यादा इसमें स्टेप्स है, तो कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। गलती नहीं होनी चाहिए, इसलिए ये पूरा वीडियो देखिए, आपको पूरा समझना चाहिए और हो सके तो हमारे साथ साथ आप लोग भी सॉल्व करो ताकि वीडियो देखने के साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। ठीक है, तो बुक और पेन कैलकुलेटर लेके बैठ जाओ। तो चलो अब हम ये सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये सोर्स कंसिडर करेंगे 5 वोल्ट वोल्टेज सोर्स। ठीक है, तो हम यहां लिख लेंगे स्टेप 1 कंसिडर, पहला स्टेप 1 कंसिडर 5 वोल्ट वोल्टेज सोर्स। तो ऐसे में हमें यहां पे एक न्यू सर्किट ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमने आपको कहा है कि जब आपको एक एक सोर्स कंसिडर करना है तो हम लेफ्ट साइड वाला 5 वोल्ट वोल्टेज सोर्स कंसिडर कर रहे हैं। ऐसे में बाकी के सोर्सेज डीएक्टिवेट करना है। ऐसे में ये जो ऊपर का वोल्टेज सोर्स है इसको डीएक्टिवेट करो और ये करंट सोर्स को भी डीएक्टिवेट करो। अब रूल क्या है सुनो, रूल ये है कि जब कभी भी आप वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिवेट करते हैं तो उसको रिप्लेस करना पड़ता है बाय शॉर्ट सर्किट, और करंट सोर्स को जब आप डीएक्टिवेट करते हैं तो उसको रिप्लेस करना पड़ता है बाय ओपन सर्किट। ठीक है, तो ये वोल्टेज सोर्स को रिप्लेस करो बाय शॉर्ट सर्किट, तो हम इसको हटा देंगे यहां से। ये देखो ये हो गया शॉर्ट। ठीक है, और ये करंट सोर्स जहां पे था ये करंट सोर्स को हम हटा देंगे, मतलब इसको डीएक्टिवेट करेंगे और इसकी जो ब्रांचेस है वो ओपन हो जाएंगी। ये देखिए ये ब्रांचेस हो गई ओपन। ठीक है, तो ये हो गया ओपन सर्किट और ये हो गया शॉर्ट सर्किट। यहां पे ओपन हो गया, यहां पे शॉर्ट हो गया। ठीक है, आपको समझाने के लिए यहां पे लिख लेते हैं कि ये ओपन हो गया, आपको लिख के देते हैं। एग्जाम में आपको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। और यहां पे शॉर्ट हो गया, सिर्फ आपको अभी समझाने के लिए लिखा के दे रहे हैं। ये ओपन सर्किट और ये शॉर्ट सर्किट। ठीक है, अब ये स्टेज आपके सामने है और अब ये स्टेज में हमें क्या करना है? ये स्टेज में हमें ये 2 ओम में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्वेश्चन का जो इसका कोई काम नहीं, यहां से हटा देते हैं। ठीक है, अब ये पूरा स्टेप 1 ये यहां पे सॉल्व होने वाला है। अब ये कैसे सॉल्व करेंगे? 2 ओम रेजिस्टेंस में से करंट फाइंड आउट करना है। अब ये करंट फाइंड आउट करने के लिए आपको किस तरह से इसमें से करंट फाइंड आउट करना, ये चॉइस आपकी है। मतलब अब ये करंट फाइंड आउट करने के लिए आप चाहे तो केवीएल का यूज करो, यानी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, यानी मेश एनालिसिस, या तो आप केसीएल का यूज करो यानी किरचॉफ्स करंट लॉ, नोडल एनालिसिस,
या तो आप चाहे तो करंट डिवीजन रूल का यूज करो, या तो आप चाहे तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करो, जो मेथड यूज करना है करो। आपको बस 2 ओम में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करना है स्टेप 1 में। कौन से मेथड से सॉल्व करना है चॉइस आपकी है, ठीक है। तो चलो हम एक काम करते हैं, काफी ये बड़ा सर्किट ये है, हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे केवीएल अप्लाई करेंगे, यानी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, यानी मेश एनालिसिस। तो ऐसे में आपका केवीएल का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसके पहले ऑलरेडी हमने केवीएल यानी मेश एनालिसिस के नंबर ऑफ वीडियोस अपलोड किए थे, वो वीडियोस आप देख लीजिएगा, आपका उससे आपका जो है जो भी कॉन्सेप्ट उसका क्लियर आपका वहां से हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको केवीएल से सॉल्व करने वाले हैं। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले ये देखो, ये जो ओपन ब्रांचेस है ना, ये ओपन ब्रांचेस को हटा दो यहां से, क्योंकि ओपन ब्रांचेस में करंट फ्लो नहीं होता, तो ये ब्रांचेस का कोई काम नहीं है, ठीक है ना। ये डमी ब्रांचेस है, तो इसको यहां से हटा दो। तो हमने यहां पे देखो ओपन ब्रांचेस को यहां से हटा दिए, और ये जो 4 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 4 ओम का जो रेजिस्टेंस है, इसको हम इधर ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। और उससे क्या होगा, उससे सर्किट थोड़ा सा शॉर्ट सॉल्व करने में आसानी भी आएंगी सर्किट में। देखो यहां पे कैसे कर रहे हैं, ये देखो, ये 4 ओम का रेजिस्टेंस हम यहां पे लगा दे रहे, और अब ये सर्किट को आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये सर्किट ऐसा है, और ये जो ब्रांच है इसको हम इधर कर लेते हैं, ठीक है। देखो सर्किट किस तरह से ड्रॉ करना, ये चॉइस आपकी होती है, ठीक है। तो ठीक है, और ये देखिए, ये सर्किट आप देख सकते हैं अब, ठीक है। अब यहां पे ये 2 ओम रेजिस्टेंस है, ये 2 ओम रेजिस्टेंस में से फ्लो होने वाला करंट हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें यहाँ पे केवीएल अगर अप्लाई करना है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, तो केवीएल अप्लाई करने के लिए चेक करो कि इसमें कितने लूप है, क्योंकि लूप में आपको केवीएल अप्लाई करना है। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे टोटल 3 लूप है। तो ये है लूप 1, ये लूप 2 और ये लूप 3। किसको कौन सा लूप नंबर देना, ये चॉइस आपकी है, ठीक है। और सभी लूप में अब हम देखो करंट का डायरेक्शन यहाँ दे देंगे, ठीक है। तो ये लूप 1 में करंट का डायरेक्शन हम ऐसा देंगे, लूप 2 में करंट का डायरेक्शन ऐसा देंगे, और लूप 3 में भी करंट का डायरेक्शन ये हमने तीनों लूप में करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज दिए। देखो करंट के डायरेक्शन में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके पहले के हर एक वीडियो में हमने ये बात बताए थे, करंट का डायरेक्शन कुछ भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी सॉल्व करने की टेक्निक सही है तो आपका आंसर एक ही आएगा। देखो हमने तीनों लूप में करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज ले लिए, करंट क्लॉकवाइज ले लिए। अगर आप चाहे तो तीनों करंट्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले लो, अगर आप चाहे तो एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज लो, मिक्स करो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपका सॉल्व करने का टेक्निक सही है ना, तो आंसर हमेशा एक ही आएगा, आंसर चेंज नहीं होता। आप चाहे तो एक काम करो, एक रफ पेज पे एक प्रॉब्लम को 2-3 अलग अलग वे से सॉल्व करके देख लो। कभी क्लॉकवाइज करंट का डायरेक्शन लो, कभी एंटी क्लॉकवाइज करंट का डायरेक्शन लो, कभी मिक्स लो, देखना आंसर सॉल्व करने के बाद एक ही आएगा। इसके पहले के भी हर एक वीडियो में हमने ये बात बताए थे, तो ये बात आपको पता होना चाहिए, इसमें कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल, क्योंकि अलग अलग बुक में अलग अलग दिया है। कुछ बुक्स में केवीएल के प्रॉब्लम सॉल्व जो किए हैं, उसमें कुछ बुक्स में क्लॉकवाइज करंट डायरेक्शन लेके सॉल्व किया है, तो कुछ बुक्स में एंटी क्लॉकवाइज करंट डायरेक्शन लेके सॉल्व किया है, कुछ बुक्स में वोल्टेज सोर्स के साइन को देख के करंट डायरेक्शन लिया है, ठीक है ना। तो कई बार ऐसे में कंफ्यूजन होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। वैसे अगर आपके कॉलेज में आपके लेक्चरर आपको जो मेथड फॉलो करने के लिए बोल रहे हैं ना, आपको वो मेथड फॉलो करना चाहिए, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हम जो टेक्निक से सॉल्व करा के दे रहे हैं आप भी वही टेक्निक से सॉल्व करो, या कोई बुक में जो टेक्निक हो आप भी वही टेक्निक से सॉल्व करो, जरूरी नहीं है। कोई भी मेथड यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर एक ही आता है, ठीक है। इसलिए हम कह रहे हैं कि एक बार आप अपने कॉलेज के लेक्चरर को पूछ लेना कि उनकी मेथड क्या है, बस उसके अकॉर्डिंग चलो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो चलो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो तीनों लूप में हमें केवीएल अप्लाई करना है, तो तीनों लूप में हम यहां पे लिख लेंगे अप्लाई केवीएल इन लूप 1। और देखो ये लूप 1 ये है, लूप 1 में कितने एलिमेंट्स है चेक करो। लूप 1 में 4 एलिमेंट्स है, ये वोल्टेज सोर्स है, ये 5 ओम, ये 4 ओम, ये 10 ओम, और हम ऐसा क्लॉकवाइज चलने वाले हैं। सभी के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप हमें ऐड करना है। तो 5 वोल्ट ये वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस का वोल्टेज है 5 वोल्ट, ठीक है। आपको बस ये चेक करना है कि ये वोल्टेज सोर्स में ये करंट I1, जो करंट I1 है, ये वोल्टेज सोर्स में निगेटिव साइड से एंटर कर रहा है कि पॉजिटिव साइड से एंटर कर रहा है। जो साइड से करंट एंटर कर रहा है आपको उसके अकॉर्डिंग साइन लेना है। जैसे वोल्टेज सोर्स में अगर करंट निगेटिव साइड से एंटर कर रहा है तो वोल्टेज सोर्स का वैल्यू निगेटिव में लो। अगर वही वोल्टेज सोर्स में करंट पॉजिटिव साइड से एंटर कर रहा है तो वोल्टेज सोर्स का वैल्यू पॉजिटिव में लो, ठीक है। बस सिंपल है। तो हमने यहाँ पे चेक किया है, ये जो करंट I1 है ये वोल्टेज सोर्स में निगेटिव साइड से एंटर कर रहा है, तो इसका वैल्यू, वोल्टेज सोर्स का वैल्यू हम निगेटिव में लेंगे -5। और अब बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो सभी के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप आपको प्लस में लिखना है। ये वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस का वोल्टेज हमने लिख दिए, ठीक है।
और अब ये 10 के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा प्लस 10 इंटू I1, बाकी सभी एलिमेंट प्लस में रहेंगे। ये 5 ओहम के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप रहेगा 5 इंटू I1 माइनस I2, तो प्लस 5 इंटू I1 माइनस I2 क्यों? क्योंकि 5 ओहम जो है वो कॉमन ब्रांच है। ये जो 5 ओहम है ये दोनों लूप के लिए कॉमन है, लूप 1 के लिए भी लूप 2 के लिए भी, मतलब ये दोनों करंट्स 5 ओहम में से फ्लो हो रहे हैं। तो अभी हम लूप 1 के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो लूप 1 का करंट लूप 2 से बड़ा है ऐसा मान के चलो, तो ऐसे में 5 ओहम में से फ्लो होने वाला करंट हो जाएगा I1 माइनस I2। ठीक है, उसके बाद ये 4 ओहम में से फ्लो होने वाला करंट हो जाएगा I1 माइनस I3, क्योंकि I1 I3 से बड़ा है ऐसा मान के चलो, ये दोनों लूप के लिए कॉमन है। तो 4 के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा 4 इंटू I1 माइनस I3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमने लूप 1 में केवीएल अप्लाई कर लिए। अब इसमें क्या करो, यहां से एक साइमल्टेनियस इक्वेशन बनाओ। तो देखो 10I1 5I1 और 4I1, ये हो जाएगा 15 और 4 19 ऑफ I1। I2 की अगर बात करें तो यहाँ माइनस ऑफ 5I2 हो जाएगा। I3 की अगर बात करें तो ये माइनस ऑफ 4I3 हो जाएगा। ठीक है, और कांस्टेंट टर्म को राइट साइड में शिफ्ट करो, मतलब ये -5 उधर जाएगा तो +5। तो ये देखिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 देखो। तो ये हमने क्या किए, ये हमने लूप 1 में केवीएल अप्लाई किए और लूप 1 में केवीएल अप्लाई करके हमें एक साइमल्टेनियस इक्वेशन मिल चुका है। अब चलो लूप 2 में केवीएल अप्लाई करो। तो स्टेटमेंट वैसे ही रहेगा, अप्लाई केवीएल इन लूप 2, ऐसा हम लिख लेंगे बस। अब देखो लूप 2 में केवीएल अप्लाई करेंगे तो लूप 2 का इक्वेशन क्या बनेगा। तो लूप 2 में करंट कौन सा फ्लो हो रहा है, लूप 2 में करंट जो फ्लो हो रहा है वो है I2। ठीक है, अब इसमें वोल्टेज सोर्स तो है ही नहीं, तीनों रेजिस्टेंसेस है ना, तीनों के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप ऐड करो। तो 1 ओहम में से फ्लो होगा I2, तो 1 इंटू I2, उसके अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप 1 इंटू I2। उसके बाद ये 2 ओहम में से फ्लो होगा I2 और I3 दोनों, तो 2 इंटू I2 माइनस I3, क्योंकि अब लूप 2 के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो जो लूप के लिए आप सॉल्व करते हैं वो लूप का करंट बाकी लूप के करंट से बड़ा है ऐसा मान के चलना होता है। जब हम लूप 1 के लिए सॉल्व किए थे तो हमेशा I1 माइनस I2 I1 माइनस I3। अब जब हम लूप 2 के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो I2 माइनस I1 I2 माइनस I3 ऐसा करना है। ठीक है, तो 2 इंटू I2 माइनस I3, सो प्लस 2 इंटू I2 माइनस ऑफ I3। ठीक है, उसके बाद ये 5 इंटू I2 माइनस I1 कॉमन ब्रांच है, प्लस 5 इंटू I2 माइनस ऑफ I1 इक्वल टू 0। तो ये देखिए फाइनली हमने लूप 2 में केवीएल अप्लाई कर लिए, ऐसा इक्वेशन बना लिए। लेकिन अब साइमल्टेनियस इक्वेशन तैयार करना है, तो I1 वाला टर्म पहले लिख लो, माइनस ऑफ 5I1, ये I1 वाला टर्म। I2 वाला टर्म देखो, ये 1I2 2I2 और 5I2, मतलब ये हो जाएगा 8 ऑफ I2। और I3 वाला टर्म ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2I3 इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। तो ये हमने लूप 2 में केवीएल अप्लाई कर लिए और लूप 2 में केवीएल अप्लाई करके हमने सेकंड इक्वेशन यहां पे तैयार कर लिया है। अब लूप 3 में केवीएल अप्लाई करो, अप्लाई केवीएल इन लूप 3। तो देखो लूप 3 में केवीएल अप्लाई करने वाले हैं, तो यहां पे देखते हैं इक्वेशन क्या बनेगा। लूप 3 में कितने एलिमेंट्स हैं, लूप 3 में जो करंट फ्लो हो रहा है वो है I3। यहाँ पे 3 एलिमेंट्स है 4 4 2, तो 4 के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप, ये 4 के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप प्लस 2 के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप, सभी के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप हमें प्लस करना है। सो 4 इंटू I3, ये प्लस 4 इंटू I3 माइनस I1, फिर ये 2 इंटू I3 माइनस I2, क्योंकि अब आप लूप 3 के लिए सॉल्व करें तो लूप 3 का करंट बाकी लूप से बड़ा है ऐसा मान के चलना है। सो 4 इंटू I3 प्लस 4 इंटू I3 माइनस I1। ठीक है, I3 माइनस I1 और प्लस 2 इंटू I3 माइनस I2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो फाइनली हमने लूप 3 में केवीएल अप्लाई करे, ऐसा इक्वेशन बना लिए। एक साइमल्टेनियस इक्वेशन इसके थ्रू तैयार करो, माइनस ऑफ 4I1, I1 वाला टर्म लिखें, I2 वाला टर्म लिख लो माइनस ऑफ 2I2। ठीक है, ये 4 ऑफ I1, I1 वाला टर्म माइनस में, I2 वाला टर्म भी माइनस में, I3 वाला टर्म लिखो, तो ये 4I3 प्लस 4I3 मतलब 8I3 प्लस 2I3 मतलब 10I3 प्लस 10I3 इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो। और फाइनली हमने लूप 3 में केवीएल अप्लाई करके ये थर्ड इक्वेशन भी बना लिए। ठीक है, लूप 1 2 3 तीनों में, लूप 1 2 3 तीनों में हमने केवीएल अप्लाई करे, उसके थ्रू 3 इक्वेशंस मिली। अब ये तीनों इक्वेशंस को कैलकुलेटर में साइमल्टेनियसली सॉल्व करो। लेकिन एक बार आप अपने कॉलेज के लेक्चरर को पूछ लेना या उनकी मेथड को पूछ लेना, क्योंकि कुछ बुक्स में
इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए क्रैमर्स रूल का यूज किया है, तो कुछ बुक्स में इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज किया है। तो कुछ ऐसी बुक्स भी है जिसमें डायरेक्टली कैलकुलेटर का यूज करके इनको कैलकुलेटर में डायरेक्टली साइमल्टेनियसली सॉल्व किया है। अगर आपको एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है और अगर आपके कॉलेज के लेक्चरर बोल रहे हैं कि आप यहाँ पे डायरेक्टली साइमल्टेनियस इक्वेशंस को कैलकुलेटर में सॉल्व करो, तो आप डायरेक्टली कैलकुलेटर एग्जाम में यूज करके I1 I2 I3 एक झटके में निकालो, उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है और अगर आपके लेक्चरर बोल रहे हैं कि क्रैमर्स रूल से सॉल्व करो, तो फिर आपको उनके अकॉर्डिंग चलना चाहिए, ठीक है। वैसे अभी हम फिलहाल यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी ये बड़ा वीडियो होने वाला है, तो अगर हम क्रैमर्स रूल यूज़ करेंगे तो और लंबा हो जाएगा, इसलिए हम डायरेक्टली इसको कैलकुलेटर से जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। आप अपना कॉलेज का मेथड एक बार ज़रूर चेक कर लेना, ठीक है। तो कैलकुलेटर में हमने साइमल्टेनियस मोड का ऑप्शन ऑन कर लिया है। I1 I2 I3 तीन अननोन है, तो तीनों के कोएफिशिएंट कांस्टेंट्स हमें यहाँ पे पुटअप करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन में I1 का कोएफिशिएंट 19 इक्वल टू I2 का -5 इक्वल टू -4 इक्वल टू 5 इक्वल टू, जल्दी जल्दी कर लेते हैं हम, ठीक है, ताकि ये जल्दी से आंसर मिले। और -4 -2 10 एंड 0। तो फाइनली हमने तीनों इक्वेशंस का डाटा इसमें पुट कर लिया है और आंसर आ चुका है। पहला आंसर आया है 0.385। हम यहाँ पे आंसर्स लिख लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे ऐसा लिख लेंगे फ्रॉम 1 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 2 एंड 3। तो I1 I2 I3 हमें मिलने वाला है, तो I1 का वैल्यू हम लिख लेंगे जो कि आया है 0.385 एम्पियर, ये I1 है। I2 का वैल्यू है 0.294, I2 का वैल्यू 0.294 एम्पियर, और I3 आया है 0.212, I3 0.212 एम्पियर। तो ये हमने फाइनली I1 I2 I3 फाइंड आउट कर लिया है, यानी लूप करंट्स ये हमने फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। लेकिन ये पहला स्टेप अभी भी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि ये पहला स्टेप पूरा कब होगा, जब हम ये 2 ओम में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करेंगे तब। क्योंकि हमने आपको कहा था हर स्टेप में आपको 2 ओम में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करना है। ये स्टेप 1 चल रहा है, ये स्टेप 1 में अभी हमने लूप करंट्स निकाले हैं। अब आपको क्या करना है, ये 2 ओम में से फ्लो होने वाला करंट निकालना है। अगर आपको 2 ओम में से फ्लो होने वाला करंट निकालना है तो ये 2 ओम एक कॉमन ब्रांच है लूप 2 एंड लूप 3 के लिए। ये लूप 2 लूप 3 के लिए कॉमन ब्रांच है। इसका मतलब इसमें लूप 2 और लूप 3 दोनों करंट्स जो है वो 2 ओम में से फ्लो होंगे। इसका मतलब इसमें I2 भी फ्लो हो रहा है, इसमें I3 भी फ्लो हो रहा है। इसका मतलब अब आपको या तो I2 माइनस I3 करना है या तो I3 माइनस I2 करना है, क्योंकि दोनों करंट देखो दोनों करंट यहाँ क्लॉकवाइज है, और अगर यहाँ प्रॉपरली चेक करेंगे डायरेक्शन वाइज तो I2 इधर से एंटर कर रहा है। देखो I2 इधर से एंटर कर रहा है, ऐसे क्लॉकवाइज है तो, और I3 जो है वो इधर से एंटर कर रहा है। इसलिए एक इधर से जा रहा है, एक इधर से जा रहा है, मतलब दोनों डायरेक्शन अपोजिट में है, इसलिए दोनों का सब्सट्रैक्शन करना जरूरी है ना। इधर से I2 ऐसा क्लॉकवाइज है, ऐसा क्लॉकवाइज I2 ये 2 ओम में से एंटर करेगा ऐसा, और ये I3 ये 2 ओम में से इधर से एंटर करेगा। दोनों डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए I2 और I3 का यहाँ पे सब्सट्रैक्शन करना जरूरी है, ठीक है। तो जो भी वैल्यू बड़ा है, बड़े वैल्यू में से छोटा वैल्यू माइनस करो। तो I2 I3 में से कौन बड़ा है, देखो ये देखो I2 I3 आपके सामने है, उसमें से I2 बड़ा है, I3 छोटा है। इसका मतलब हमें I2 माइनस I3 करना पड़ेगा। I2 माइनस I3 करने के बाद जो करंट आएगा वो होगा फाइनल करंट फ्लोइंग थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस, तब जाके स्टेप 1 पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो चलो ये दोनों का सब्सट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। एक मिनट, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं लिखने के लिए। तो ये देखिए अब हम यहाँ लिख लेंगे, जगह बना लिए हमने यहाँ पे, और यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर करंट I फ्लोइंग थ्रू 2 ओम, ठीक है। तो हम इसको कहेंगे I डैश, ठीक है, चलेगा। I डैश 2 ओम इज I2 माइनस I3। तो I2 माइनस I3 यानी वो देखो I2 का वैल्यू जो फाइंड आउट किए थे 0.294 माइनस 0.212, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करने के बाद ये आएगा 0.082 एम्पियर। दिस इज द करंट फ्लोइंग थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस, और ये स्टेप 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। लेकिन एक काम और करो, वो क्या है कि इसका डायरेक्शन यहाँ पे शो करो। ये जो I2 डैश आपने निकाले हैं 0.082 एम्पियर, ये इसका डायरेक्शन, अब करंट डायरेक्शन निकालना बहुत आसान है। देखो आपने I2 माइनस I3 करे है ना, तो I2
का जो डायरेक्शन है वो इसको दे दो, I2 माइनस I1 है, क्योंकि I2 बड़ा है ना, बड़ा करंट माइनस छोटा करंट की है, तो बड़े करंट का जो डायरेक्शन है वो देंगे। तो ये जो I2 है, ये I2 2 ओहम में से इस तरह से लेफ्टवर्ड फ्लो हो रहा है, इसका मतलब ये करंट I2 डैश जो है वो लेफ्टवर्ड होगा, ये कंफर्म है। तो ब्रैकेट में सामने डायरेक्शन दे दो लेफ्टवर्ड। ये डायरेक्शन क्यों जरूरी है पता है? ये डायरेक्शन हमें इसलिए जरूरी है क्योंकि एट द लास्ट स्टेप 4 में जब हम समेशन करने को जाएंगे तो वहां पे हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। अगर आप डायरेक्शन नहीं दोगे तो आपको समेशन करने में दिक्कत आएंगी कि आपको प्लस कौन सा करना है, माइनस कौन सा करना है, इसलिए आपको डायरेक्शन देना कंपलसरी है, ठीक है। तो फाइनली ये स्टेप 1 पूरी तरह से ये सॉल्व हो चुका है, ये स्टेप 1 कंप्लीटेड, स्टेप 1 पूरा हो गया। हमने 5 वोल्ट वोल्टेज सोर्स के वजह से 2 ओहम में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट कर लिए। अब चलो स्टेप नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन क्या था? देखो क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन में हमने आपको बताए थे स्टार्टिंग में कि हम एक एक सोर्स को हर एक स्टेप में लेंगे। तो स्टेप 1 में हमने ये सोर्स को लिए थे, चलो अब स्टेप 2 में हम ये सोर्स को लेंगे और फिर से 2 ओहम में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करेंगे। तो चलो अब हम बढ़ते हैं स्टेप 2 की तरफ। तो यहां पे हम लिखेंगे कंसिडर 5 वोल्ट वोल्टेज सोर्स। तो ऐसे में आपको फिर से न्यू सर्किट ड्रॉ करना है और आपको बाकी सोर्सेस को डीएक्टिवेट करना है। ये देखो हमने ऊपर का सोर्स कंसिडर करना है अब, और इधर का सोर्स आपको डीएक्टिवेट करना है, मतलब इसको हटा दो, ठीक है। ये देखो ये सोर्स को हटा दिए, मतलब ये शॉर्ट हो गया क्योंकि ये यहाँ पे वोल्टेज सोर्स था और रूल के अकॉर्डिंग वोल्टेज सोर्स को जब रिप्लेस किया जाता है तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो यहाँ पे हो गया शॉर्ट सर्किट। और करंट सोर्स को रिप्लेस किया जाता है बाय ओपन सर्किट, तो ये करंट सोर्स को हटा दो और इसके एंड्स को ओपन कर लो, ठीक है। तो ये देखो हमने इसको हटा दिए और इसके एंड्स को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ओपन कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा ओपन सर्किट। ये देखो ये हो गया ओपन सर्किट, ओके। तो ये न्यू स्टेज आपके सामने है, न्यू सर्किट आपके सामने है, और ये कंडीशन में आपको अब फिर से 2 ओहम में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करना है। और वो करंट फाइंड आउट करने के लिए या तो आप यहाँ केवीएल का यूज करो, या तो केसीएल का यूज करो, या तो करंट डिवीजन रूल का यूज करो, चॉइस आपकी है, ठीक है। ये सर्किट समझ में आया? हमने ऊपर का सोर्स लिए और बाकी के सोर्सेस को डीएक्टिवेट किए। अब हम एक काम करेंगे, यहाँ पे फिर से केवीएल अप्लाई करेंगे, और केवीएल अप्लाई करने के लिए यहाँ पे हम लूप पहले प्रॉपरली बना लेते हैं, जैसे इसके पहले बनाए थे बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे हम लूप बना लेंगे ताकि केवीएल अप्लाई करते समय आसानी हो। देखो ये एक इधर का लूप बन गया और यहाँ के एंड्स को हटा दो इसको यहाँ से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये जो 4 ओहम का जो रेजिस्टेंस है, ये 4 ओहम, ये 4 ओहम को हम अंदर ला लेंगे यहाँ पे, ठीक है। और ताकि ये लूप प्रॉपरली दिखे, तो ये देखो आपको लूप दिखाई दे रहे हैं, 3 लूप हैं, तीनों लूप में हमें केवीएल अप्लाई करना है अब। चलो, और 2 ओहम में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये स्टेप 2। अब यहाँ पे केवीएल अप्लाई करने के लिए पहले तीनों लूप में करंट का डायरेक्शन दे दो। तो चलो तीनों लूप में करंट का डायरेक्शन देंगे, फिर से हम करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज दे देंगे। हमने आपको कहा था करंट के डायरेक्शन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसको लूप 1 I1 देंगे, ये लूप 2 का I2 देंगे, और ये लूप 3 में करंट का डायरेक्शन I3 देंगे। तो हमने आपको क्या कहा है कि करंट का डायरेक्शन को लेके आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने आपको कहा था आप क्लॉकवाइज लो या एंटी क्लॉकवाइज लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर एक ही आता है। या तो आप वोल्टेज सोर्स को देख के करंट का डायरेक्शन डिसाइड करो, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इधर प्लस है इधर माइनस है, तो आप अगर चाहे तो इसका डायरेक्शन जो है आप ऐसा एंटी क्लॉकवाइज दे सकते हैं प्लस माइनस को देख के, चॉइस आपकी है। आप इसको एंटी क्लॉकवाइज दो, इन दोनों को क्लॉकवाइज दो, मिक्स करो या कोई भी एक वे में करो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने आपको ऑलरेडी ये बताया हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हमने तीनों लूप में करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज दिए और लूप का नाम वही रखे, I1 I2 I3। इसके पहले के स्टेप में भी लूप का नाम वही था, I1 I2 I3। ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये थर्ड था। यहाँ पे भी हमने वही रखा है ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। एग्जाम में भी जब आप सॉल्व करें ना, तो लूप का नाम जो है हमेशा एक ही दिया करो, बार बार चेंज मत किया करो। जैसे हमने इसको पहले 1 दिए, इसको 2 दिए, 3 दिए, तो तीनों चारों स्टेप्स में आपको वही फॉलो करना चाहिए, उससे आपको चेकिंग करते समय आसानी हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हमने दे दिए। चलो अब यहाँ अप्लाई करेंगे केवीएल इन लूप 1। तो हम यहाँ स्टेटमेंट में लिख लेंगे अप्लाई केवीएल इन लूप 1। तीनों लूप में 1 बाय 1 आपको केवीएल अप्लाई करना है, ठीक है। तो 3 इक्वेशंस बनेंगी। तो लूप 1 कौन सा है? तो लूप 1 ये लूप 1, इसमें 3 एलिमेंट्स है, तो तीनों के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप। सो 10 इंटू I1, जल्दी जल्दी लेंगे अब, ठीक है, क्योंकि अब आगे और बहुत ज्यादा सॉल्व करना है। सो 10 इंटू I1, देन 5 इंटू I1 माइनस I2 एंड 4 इंटू I1 माइनस I3, ठीक है। तो हम यहां लिख लेंगे 10 इंटू I1 प्लस 5 इंटू ब्रैकेट में I1 माइनस I2
क्योंकि आप लूप 1 के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो लूप 1 का करंट बाकी लूप के करंट से बड़ा है ऐसा मान के चलना है। 4 इंटू I1 माइनस I3, जो कॉमन ब्रांचेस है उसमें या तो I1 माइनस I2 या तो I1 माइनस I3 ऐसा होता है। और अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से एक साइमल्टेनियस इक्वेशन बनेगी 5u ऑफ I1 माइनस 5u ऑफ I2। एक मिनट, 5u ऑफ I1 नहीं, I1 की टर्म्स है यहाँ पे। 5u I1 4I1 मतलब ये 9I1 और ये 10I1 भी है, मतलब 19I1 ठीक है ना। 10 5 4, उसके बाद माइनस ऑफ 5u I2, उसके बाद माइनस ऑफ 4I3 इक्वल टू 0। तो ये हमने KVL अप्लाई किए लूप 1 में और हमें एक और इक्वेशन मिल गया। ये इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 4 दो, इसके पहले 1 2 3 हो गया, इसलिए अब नया इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। और अब चलो अप्लाई KVL इन लूप 2 करो। लूप 2 में KVL अप्लाई करो, अप्लाई KVL इन लूप 2। तो देखो लूप 2 कहाँ है, लूप 2 ये ऊपर का लूप है जो लूप में वोल्टेज सोर्स है। इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स है, इसमें टोटल 4 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4, ठीक है। लेकिन वोल्टेज सोर्स है, तो जैसा हमने इसके पहले के स्टेप में कहा है वोल्टेज सोर्स या तो प्लस में आता है या तो माइनस में आता है। चेक करो कि वोल्टेज सोर्स में करंट कौन से साइड से एंटर कर रहा है। अगर करंट पॉजिटिव साइड से एंटर कर रहा है तो वोल्टेज सोर्स का वैल्यू पॉजिटिव में लो। अगर करंट वोल्टेज सोर्स में निगेटिव साइड से एंटर कर रहा है तो वोल्टेज सोर्स का वैल्यू निगेटिव में लो, ठीक है, सिंपल सा है। तो ये जो करंट लूप 2 का करंट I2 है वो ऐसा क्लॉकवाइज है। ये I2 ये वोल्टेज सोर्स में देखो इधर ऐसे पॉजिटिव साइड से एंटर कर रहा है, तो वोल्टेज सोर्स का वैल्यू पॉजिटिव में लिख लेंगे 5। और बाकी के जो एलिमेंट्स है सभी के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप प्लस में ही रहेगा। 1 इंटू I2 हम यहां लिख लेंगे प्लस 1 इंटू I2। उसके बाद ये 2 इंटू I2 माइनस I3, 5 इंटू I2 माइनस I1, ठीक है। क्योंकि आप लूप 2 के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो लूप 2 का करंट बाकी लूप के करंट से बड़ा है ऐसा मान के चलना है। देखो 2 इंटू I2 माइनस I3 प्लस 5 इंटू I2 माइनस I1, ठीक है, इक्वल टू 0 बन गई इक्वेशन। और अब इसके थ्रू साइमल्टेनियस इक्वेशन बनाओ तो I1 वाला टर्म एक ही है, माइनस ऑफ 5I1। I2 वाला टर्म ये देखो 1I2 2I2 5I2, 5 2 7 और 8 ऑफ I2। I3 वाला टर्म एक ही है, माइनस ऑफ 2I3 इक्वल टू ये 5 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, सो माइनस, इसको इक्वेशन नंबर 5 दे दो, ठीक है। तो हमने KVL अप्लाई करे सेकंड लूप में और सेकंड लूप का ऐसा इक्वेशन मिल चुका है। चलो अब KVL अप्लाई करेंगे लूप 3 में, ठीक है। लूप 3 में KVL अप्लाई करो, अप्लाई KVL इन लूप 3, इससे आपको थर्ड इक्वेशन मिलेगा। जल्दी से लिख लेते हैं। लूप 3 में देखो 3 एलिमेंट्स हैं, क्या इक्वेशन बनेगा 4 इंटू I3 प्लस 4 इंटू I3 माइनस I1 प्लस 2 इंटू I3 माइनस I2। इसके पहले के स्टेप में भी वैसे ही बना था, 4 इंटू I3 प्लस 4 इंटू I3 माइनस I1, उसके बाद प्लस 2 इंटू I3 माइनस I2। आप लूप 3 के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो लूप 3 का करंट बड़ा है ऐसा मान के चलना है, इक्वल टू 0, ठीक है। और अब इसके थ्रू इक्वेशन बनेगा। सो I1 वाला टर्म पहले लिख लो माइनस ऑफ 4I1, I2 वाला टर्म लिख लो माइनस ऑफ 2I2 और I3 वाला टर्म लिख लो 4I3 मतलब 8 और 8 और 2 मतलब 10I3 इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 6 दे दो। तो फाइनली हमने KVL अप्लाई कर लिए लूप 3 में और लूप 3 के थ्रू हमें एक ऐसा इक्वेशन मिला है। और अब ये तीनों इक्वेशंस को फिर से कैलकुलेटर में साइमल्टेनियसली हम सॉल्व कर लेंगे फ्रॉम 5 6 7, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 5 6 है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 5 6। और अब देखते हैं यहां पे I1 I2 I3 क्या आता है। तो I1 मिलने वाला है, कैलकुलेटर का यूज करेंगे। अगर आपको एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है तो आप कैलकुलेटर का यूज करो, और अगर अलाउड नहीं है तो आप मैनुअली सॉल्व करो। मैनुअली सॉल्व करने के लिए या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करो या तो क्रैमर्स रूल का यूज करो, ठीक है। तो अभी हम जल्दी से सभी के कोएफिशिएंट्स यहाँ पे लिख लेते हैं, हमें तुरंत आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये देखो फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकंड इक्वेशन में -5 8 -2 -5 -4 -2 10 0। तो ये हमें आंसर मिल चुका है। पहला है I1 -0.294 एम्पियर इक्वल टू I2 है, I2 का वैल्यू लिख लेंगे -0.882 एम्पियर, और I3 है इसके नीचे लिख लेते हैं
-0.294 एम्पियर। ठीक है, I1 और I3 सेम है और तीनों के तीनों माइनस में है। माइनस में आया है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। मतलब आपको ये नहीं लगना चाहिए कि आपने जो सॉल्व किए हैं वो रॉन्ग है, ऐसा नहीं है। माइनस इसलिए आया है क्योंकि हमने करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज लिए थे, है ना। अगर हम करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज ले लेते थे तो आंसर प्लस में आया होता, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब ऐसा नहीं है कि प्लस में है तो ही सही है, माइनस में है तो रॉन्ग है, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमें लूप करंट्स का यूज करके 2 ओहम में से फ्लो होने वाला करंट निकालना है, वो इंपॉर्टेंट है, वो करंट सही आना चाहिए बस। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये हमने लूप करंट I1, I2, I3 यहां पे फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, भले ही माइनस में हो लेकिन वो करेक्ट है। लेकिन ये स्टेप अभी पूरा नहीं हुआ, स्टेप नंबर 2 चल रहा है। हमने आपको कहा था हर स्टेप तब कंप्लीट होता है जब आपको 2 ओहम रेजिस्टेंस में से फ्लो होने वाला करंट मिलता है। तो फाइनली हमने अब ये जो निकाले हैं ये लूप करंट है, इसका यूज करके 2 ओहम में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करना है। तो 2 ओहम एक कॉमन ब्रांच है लूप 2 और लूप 3 के लिए। ठीक है, तो ऐसे में इसमें लूप 2 का करंट I2 और लूप 3 का करंट I3 दोनों फ्लो हो रहे हैं। ठीक है, तो दोनों का डायरेक्शन अगर हम चेक करेंगे तो I2 ऐसा क्लॉकवाइज है, I3 भी ऐसा क्लॉकवाइज है। मतलब ये है कि I2 इधर से जा रहा है ऐसे और I3 इधर से जा रहा है, मतलब दोनों में फिर से सबस्ट्रैक्शन होना तय है। ठीक है ना। अब दोनों में से कौन सा वैल्यू बड़ा है वो चेक करो। तो आप देख सकते हैं I2 I3 में से यहां पे देखो I3 बड़ा है, -0.294 ये बड़ा है। तो क्या करो, I3 माइनस I2 करो। अगर आपको एग्जाम में फॉर एग्जांपल नहीं समझ में आया कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, क्योंकि क्या है दोनों माइनस में है ना, कभी कभी जल्दबाजी में क्या हो जाता है कि हम लोग -0.882 को बड़ा मान लेते हैं और इसको छोटा मान लेते हैं, तो I2 माइनस I3 कर लेते हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर अभी आपका कुछ प्लस माइनस में कुछ भी अगर रॉन्ग भी हो गया, छोटा बड़ा अगर पहचाने में गलती भी हो गई, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें समेशन आखिरी में करना है। तो जब हम समेशन आखिरी में करेंगे ना, वहां पे समेशन में वो करेक्ट हो जाएगा। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। बस एक ही बात ध्यान में रखो कि अगर आप यहां पे कोई भी चीज किसी में से माइनस करोगे, आप बस ये देखना कि आंसर प्लस में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है, और डायरेक्शन आप उसी के अकॉर्डिंग देना। ठीक है, ये बात बस आप ध्यान में रखो। ठीक है, वहां पे अगर गलती हो गई, अगर आपने डायरेक्शन में गलती कर ली है, तो समझ लो फिर आखिरी में समेशन में 100% रॉन्ग होना है। अभी देखो, अभी I3 I2 से बड़ा है, तो I3 माइनस I2 कर लो। ठीक है, क्योंकि हमने कहा है ये दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, मतलब दोनों में सबस्ट्रैक्शन होना तय है। सो देयरफॉर करंट फ्लोइंग थ्रू 2 ओहम रेजिस्टेंस, और ये सेकंड स्टेप है इसलिए डबल डैश देते हैं, इज इक्वल टू I3 माइनस I2। तो I3 है -0.294। ठीक है, ये I3 का वैल्यू है, और माइनस ऑफ माइनस 0.882, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे, -0.294, और तो ये आंसर आ रहा है 0.588, ये प्लस में आएगा 0.588। ठीक है, एम्पियर। तो ये हमें क्या मिल गया, ये हमें I2 डबल डैश, ये हमें I डबल डैश, जो कि ये स्टेप का करंट हमने माने हैं, दैट इज करंट फ्लोइंग थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस, हमने यहां पे डबल डैश दिया है, तो ये करंट हमें मिल चुका है। इसका मतलब ये है ये स्टेप 2 यहां पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है। हर स्टेप में आपको 2 ओम में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करना है। तो ये स्टेप में 2 ओम में से फ्लो होने वाला करंट है 0.588 एम्पियर, और करंट का डायरेक्शन अब क्या देना, देखो करंट के डायरेक्शन में गलती नहीं होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट करंट की डायरेक्शन है, जिसको लेके हम आखिरी में समेशन करने वाले हैं। तो 0.588 एम्पियर, यहां पे करंट का डायरेक्शन कौन सा रहेगा, तो आपने I3 माइनस I2 करे, ध्यान में रखो आपने क्या किए, I3 माइनस I2 करे, तो I3 माइनस I2 करने के बाद आंसर प्लस में आया, इसका मतलब I3 का डायरेक्शन रहेगा, ये कंफर्म है। I3 माइनस I2 करे, इसलिए I3 का डायरेक्शन, I3 क्या है ऐसा, देखो I3 ऐसा क्लॉकवाइज है ना, मतलब ये 2 ओहम में से जब फ्लो हो रहा है तब वो ऐसा राइटवर्ड जा रहा है। देखो 2 ओहम में से वो राइटवर्ड जा रहा है, इसका मतलब सामने हम करंट का डायरेक्शन दे देंगे राइटवर्ड। ये देखिए यहां गलती नहीं होनी चाहिए। इसके पहले के स्टेप में देखो, ये देखो इसके पहले का स्टेप ये है, इसके पहले के स्टेप में I2 माइनस I3 किए थे, है ना, तो I2 का जो डायरेक्शन था वो हमने यहां दे दिए थे। ठीक है, लेकिन इस बार I3 माइनस I2 करें तो I3 का जो डायरेक्शन है वो आपको यहां देना है, समझ गए। तो फाइनली 2 स्टेप अभी तक सॉल्व हो गए। टोटल कितनी स्टेप्स कहा था हमने,
टोटल 4 स्टेप्स कहाँ था, 4 में से 2 स्टेप्स हो गई, अभी भी 2 स्टेप्स बाकी है। तो चलो अब स्टेप नंबर 3 की तरफ चलते हैं। स्टेप नंबर 3, तो स्टेप नंबर 3 में क्या है, देखो ये 3 सोर्सेस थे, हमने आपको कहा था स्टेप वाइज करना है। स्टेप 1 में हमने ये सोर्स लिए, स्टेप 2 में हमने ये सोर्स लिए। चलो अब स्टेप नंबर 3 में हम ये सोर्स को लेंगे, ये क्या है, ये एक करंट सोर्स है। ये स्टेप लेंगे, ये सोर्स लेंगे और बाकी के सोर्सेस को डीएक्टिवेट करेंगे और फिर से 2 ओम में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करेंगे। स्टेप नंबर 3, ठीक है। चलो स्टेप नंबर 3, तो यहां पे हम लिख लेंगे स्टेप 3 कंसिडर करंट सोर्स, तो यहां लिख लेंगे स्टेप नंबर 3 कंसिडर 2 एम्पियर करंट सोर्स कंसिडर करना है, ठीक है। तो ऐसे में हमें फिर से एक न्यू सर्किट यहां पे ड्रॉ करना पड़ेगा। तो न्यू सर्किट ड्रॉ करना है तो यही सर्किट को हम कॉपी क्या करना है, हम यही सर्किट इधर ले लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को हटा देते हैं और यहां पे ये सोर्सेस को डीएक्टिवेट करना है। वोल्टेज सोर्स को हटा दिया हमने, शॉर्ट सर्किट हो गया। ये वोल्टेज सोर्स को भी हटा देंगे, शॉर्ट सर्किट हो गया। देखो दोनों तरफ शॉर्ट सर्किट हो चुका है, ठीक है। ये देखिए यहां पे शॉर्ट सर्किट और इधर भी शॉर्ट सर्किट। और अब ये कंडीशन में 2 ओम में से फ्लो होने वाला करंट हमें फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे अब इसको सॉल्व करने के लिए फिर से या तो आप केवीएल का यूज करो, या तो केसीएल का यूज करो, या तो करंट डिवीजन रूल का यूज करो, जो आपका मन करे आप यूज करो, लेकिन 2 ओम में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करो बस, ठीक है। तो वैसे तो यहाँ पे करंट डिवीजन रूल से भी सॉल्व हो सकता है। अगर आप करंट डिवीजन रूल से सॉल्व करना चाहोगे तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे सर्किट को सॉल्व करना पड़ेगा। और थोड़ा सा सॉल्व करना मतलब थोड़ा सा रिड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ करंट डिवीजन रूल का अगर यूज होगा तो यहाँ पे देखो करंट जो है 2 एम्पियर से जो करंट निकलेगा यहाँ से डिवाइड होगा, 3 पार्ट में डिवाइड होगा, एक इधर एक ऊपर, है ना। तो 3 पार्ट में डिवाइड होगा। कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि इसको इधर से सॉल्व करने के लिए आपको हो सकता है स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन का वगैरह यूज करना पड़े, है ना। तो वहां पे अगर रॉन्ग हो गया तो और दिक्कत हो जाएंगी। तो एक काम करते ना, हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन या करंट डिवीजन रूल वगैरह यूज नहीं करते हैं। हम सीधा सीधा फिर से यहाँ पे केवीएल अप्लाई कर लेते हैं, जैसा इसके पहले के स्टेप में सॉल्व किए, फिर से केवीएल अप्लाई कर लेते हैं। लेकिन केवीएल अप्लाई करने के लिए यहाँ पे वोल्टेज सोर्स चाहिए। तो एक काम करते हैं ना, ये करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं बाय यूजिंग द रूल्स ऑफ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन रूल का यूज करके करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना आसान है। तो चलो इसको कन्वर्ट करेंगे, देन आफ्टर हम इसमें केवीएल अप्लाई करेंगे, तब जाके ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे अप्लाई करें, तो देखो ये सर्किट को हम यहाँ से कॉपी करके इधर ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या क्या हटेगा, देखो ये यहाँ से ये हट जाएगा और इसके जगह अब वोल्टेज सोर्स आ जाएगा, ठीक है। इसके जगह क्या आएगा, वोल्टेज सोर्स। तो देखो यहाँ से ये हट जाएगा और यहाँ पे आ गया वोल्टेज सोर्स, यहाँ रेजिस्टेंस लगा दो, ये वोल्टेज सोर्स, ठीक है। प्लस ऊपर माइनस नीचे 4 ओम रेजिस्टेंस, जो इसके पहले देखो, इसके पहले सर्किट में आप देख सकते हैं ये 4 ओम का रेजिस्टेंस करंट सोर्स के पैरेलल में था, तो वही 4 ओम का रेजिस्टेंस वोल्टेज सोर्स के सीरीज में आ जाएगा, ठीक है। अब इसका देखो डायरेक्शन ऊपर है, करंट का डायरेक्शन ऊपर है, इसलिए प्लस ऊपर। और ये वोल्टेज सोर्स का वैल्यू क्या रहेगा, तो वोल्टेज सोर्स का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला है V = IR, ओम्स लॉ का फार्मूला। सो I है 2 और R है कितना 4, तो ये हो जाएगा 8 वोल्ट, ठीक है ना। ये I इंटू R करो, 2 इंटू 4, देखो 2 इंटू 4, तो ये हो गया 8 वोल्ट। इसका मतलब इसका वैल्यू हो गया 8 वोल्ट। और अब ये कंडीशन आपके सामने है और अब यहाँ पे आपको क्या अप्लाई करना है, केवीएल अप्लाई करना है, ठीक है। तो चलो इसमें हम केवीएल अप्लाई करेंगे। ये आप चाहे तो ये लूप को ऐसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे केवीएल अप्लाई करो जैसे इसके पहले किए थे वैसे। समझ में आया यहाँ तक, ठीक है। ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एक मिनट, वो डायग्राम को हम इधर कर लेते हैं सर्किट को, क्योंकि इसका काम हो गया है, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। ये सर्किट का काम हो गया है, हमें ये सर्किट में नहीं, हमें ये सर्किट का काम है, इसमें हमें केवीएल अप्लाई करना है। तो चलो ये सर्किट आपके सामने है और अब यहाँ पे हमें केवीएल अप्लाई करना है। तो तीनों लूप में करंट का डायरेक्शन ले लो फिर से, ये देखो, और लूप का नाम वही रखते हैं। ये लूप 1 तो इसमें I1, ये लूप 2 तो इसमें I2, ये लूप 3 तो इसमें I3, ठीक है। और अब यहाँ पे केवीएल अप्लाई करना है, तो हम यहाँ इसके पहले जैसा किए थे वैसे ही करेंगे।
अप्लाई केवीएल इन लूप 1। लूप 1 में अभी हम जल्दी जल्दी लिख लेते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। लूप 1 में 10 5 4 है, सो 10 इंटू I1, 5 इंटू I1 माइनस I2। ठीक है, अब आपको केवीएल अप्लाई करते आ गया होगा। उसके बाद 4 इंटू I1 माइनस I3 प्लस 4 इंटू I1 माइनस I3। इसके पहले के स्टेप में जो किए थे बिल्कुल वैसे ही है। अब इसके थ्रू एक साइमल्टेनियस इक्वेशन बना दो, तो ये हो जाएगा 10 5 15 और 4 19 ऑफ I1, ठीक है, माइनस ऑफ 5 I2 माइनस ऑफ 4 I3 इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 7 दे दो, ठीक है। और ये फाइनली हमने लूप 1 में केवीएल अप्लाई करे, फर्स्ट साइमल्टेनियस इक्वेशन मिल गया। और अब चलो अप्लाई केवीएल इन लूप 2 करो। लूप 2 में केवीएल अप्लाई करना है, ठीक है। अप्लाई केवीएल इन लूप 2। तो लूप 2 में कितने एलिमेंट्स है देखो, लूप 2 ये ऊपर का लूप है, 3 एलिमेंट्स है, ठीक है। सो 1 इंटू I2, 2 इंटू I2 माइनस I3, 5 इंटू I2 माइनस I1। जैसा इसके पहले के लूप्स में किए थे बिल्कुल वैसा ही है। 1 इंटू I2 प्लस 2 इंटू I2 माइनस 2 इंटू I2 माइनस I3 प्लस 5 इंटू I2 माइनस I1। इसलिए हमने कहा था कि हर लूप का नाम जो है हर स्टेप में सेम रखो। हमने हर स्टेप में लूप नंबर 1 इसी को दिए, लूप नंबर 2 इसी को दिए, लूप नंबर 3 इसी को, ताकि जो है आपको सॉल्व करते समय आसानी हो। अगर आप लूप का नाम बार बार चेंज करोगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसके थ्रू हमें मिलेगा 5 ऑफ I1 माइनस के साथ। उसके बाद I2 की टर्म्स देखो, ये 1 I2 2 I2 और ये 5 I2, मतलब ये हो गया 8 I2। और I3 की टर्म हो जाएंगी -2 ऑफ I3, ठीक है, इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 8 दे दो, ठीक है। हमें दूसरा साइमल्टेनियस इक्वेशन मिल गया यहाँ पे। और अब फिर से अप्लाई केवीएल इन लूप 3। लूप 3 में केवीएल अप्लाई करो। तो लूप 3 में केवीएल अप्लाई करेंगे तो लूप 3 में कितने एलिमेंट्स है, 4 एलिमेंट्स है। लूप 3 में करंट I3 फ्लो हो रहा है, और ये I3 देखो वोल्टेज सोर्स में पॉजिटिव साइड से एंटर कर रहा है। देखो वोल्टेज सोर्स में पॉजिटिव साइड से एंटर कर रहा है, तो वोल्टेज सोर्स का वैल्यू जो है वो पॉजिटिव मिलेंगे, यानी 8 जो है वो प्लस में आएगा, और बाकी सभी एलिमेंट्स वो भी प्लस में रहेंगे। उन सभी के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप 4 इंटू I3 प्लस 4 इंटू I3 प्लस 4 इंटू I3 माइनस I1, 4 इंटू I3 माइनस I1 प्लस 2 इंटू I3 माइनस I2 इक्वल टू 0। देखो, ठीक है। और इसके थ्रू एक और इक्वेशन मिलने वाला है। सो माइनस ऑफ 4 I1, ठीक है, माइनस ऑफ 2 I2, और I3 की टर्म कितनी है, I3 की टर्म ये 4 I3 8 हो गया, 8 और 2 10, तो 10 I3 इक्वल टू राइट साइड में माइनस ऑफ 8। इसको इक्वेशन नंबर 9 दे दो, ठीक है। और ये एक साइमल्टेनियस इक्वेशन एक और मिल गया। और अब जैसा इसके पहले किए थे वैसे ही करो। फ्रॉम इक्वेशन 7 8 9, चलो देखते हैं I1 I2 I3 का वैल्यू यहाँ पे क्या मिलता है। तो यहाँ पे जल्दी से हम तीनों के कोएफिशिएंट्स यहाँ लिख लेते हैं। सो 19 -5 -4 0 -5 8 -2 -4 -2 10 -8। तो ये आ चुका है फर्स्ट वैल्यू I1 का -0.34 एम्पियर, ये I1 मिला है। I2 का वैल्यू मिला है, I2 यहां लिख लेंगे, -0.47 एम्पियर, और I3 मिला है, I3 का वैल्यू है -1.03 एम्पियर, ठीक है। तो फाइनली करंट I1 I2 I3 मिल चुका है, जो कि है लूप करंट। लूप करंट फाइंड आउट करना होता है पहले, और उसके बाद हमें 2 ओम में से फ्लो होने वाला करंट निकालना होता है। तो I1 I2 I3 तीनों हमने लूप करंट यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है। और अब चलो यहाँ पे 2 ओम में से फ्लो होने वाला करंट निकालते हैं। तो 2 ओम में I2 इधर जा रहा है, I3 इधर जा रहा है, तो दोनों में सब्सट्रैक्शन होना तय है, ठीक है। अब दोनों में से कौन सा वैल्यू बड़ा है, देखो इसके पहले जैसा हुआ था वैसे ही कंडीशन फिर आ गई, दोनों के दोनों माइनस है, ठीक है। अब दोनों में से एक वैल्यू आपको सब्सट्रैक्शन करना ये तय है,
तो कौन सा वैल्यू बड़ा है, तो I2 का वैल्यू बड़ा है, I3 का वैल्यू छोटा है, तो I2 माइनस I3 कर लो, ठीक है। तो देयरफॉर करंट फ्लोइंग थ्रू 2 ओहम, ये थर्ड स्टेप है इसलिए 3 बार डैश देते हैं, I2 माइनस I3 करना है, ठीक है। सो I2 का वैल्यू है -0.47, माइनस ऑफ माइनस I3 का वैल्यू है 1.03, ठीक है। तो आंसर प्लस में आएगा, तो हम लिख लेंगे -0.47 प्लस 1.03, तो ये आंसर आ चुका है 0.56 प्लस में 0.56 एम्पियर। ये है करंट फ्लोइंग थ्रू 2 ओहम, थर्ड स्टेप, और ये करंट हमें मिला है। इसमें डायरेक्शन शो करो, तो डायरेक्शन I2 का रहेगा, तो I2 का डायरेक्शन ऐसे लेफ्टवर्ड है, तो डायरेक्शन लेफ्टवर्ड, ये देखिए। तो फाइनली इस तरह से हमने ये स्टेप नंबर 3 भी कंप्लीट कर लिया है, और यहाँ 2 ओम में से फ्लो होने वाला करंट हमें मिल चुका है 0.56 एम्पियर लेफ्टवर्ड डायरेक्शन के साथ। और इस तरह से 3 स्टेप्स यहाँ पूरी हो चुकी है। हमने आपको कहा था ना काफी ये बड़ा वीडियो होने वाला है, काफी ज्यादा स्टेप्स है इसमें, तो आखिरकार वही हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे अभी प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि अब हमें लास्ट स्टेप नंबर 4 करना है। स्टेप नंबर 4 में हमें क्या करना है, तीनों स्टेप्स का करंट जो इसके पहले निकाले, स्टेप 1 2 3, तीनों स्टेप्स का करंट स्टेप नंबर 4 में आपको समेशन करना है, ठीक है। तो एक बार आपको बता देते हैं तीनों स्टेप्स का करंट आपके सामने। ये देखो प्रॉब्लम यहां से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। ये देखिए ये था स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में 2 ओम में से फ्लो होने वाला करंट हमने यहां पे निकाले हैं, ये देखो 0.082 एम्पियर लेफ्टवर्ड डायरेक्शन के साथ। ये स्टेप नंबर 1 में 2 ओम में से फ्लो होने वाला करंट है। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में, ये हमने स्टेप नंबर 2 में सॉल्व किए, यहां देखिए 2 ओम में से फ्लो होने वाला करंट ये है 0.588 एम्पियर राइटवर्ड डायरेक्शन के साथ। और स्टेप नंबर 3 में ये देखिए 2 ओम में से फ्लो होने वाला करंट 0.56 एम्पियर लेफ्टवर्ड डायरेक्शन के साथ। और अब चलो स्टेप नंबर 4 करेंगे, जिसमें हमें सभी का समेशन करना है, ठीक है। तो वो हम पहले फर्स्ट वाली स्लाइड में हम सॉल्व करेंगे। सो नाउ स्टेप नंबर 4, टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू 2 ओम, करंट I थ्रू 2 ओम इज इक्वल टू, अब यहां पे समेशन का रूल क्या यूज करना है वो आपके ऊपर है। देखो अभी हमने जो 3 स्टेप्स जो हमने अभी तक सॉल्व किए हैं उसमें आप करंट का डायरेक्शन चेक करो। ये देखो पहला डायरेक्शन है लेफ्टवर्ड, दूसरा डायरेक्शन है राइटवर्ड, और तीसरा डायरेक्शन है लेफ्टवर्ड, है ना। मतलब लेफ्टवर्ड 2 है, राइटवर्ड 1 है, ठीक है। तो मान के चलो कि लेफ्टवर्ड जाने वाले प्लस, ऐसा मान के चलो, ठीक है। देखो समेशन करने का टेक्निक होता है, तो ऐसा मान के चलो कि लेफ्टवर्ड जाने वाले प्लस, ये यहां पे ऐसा ब्रैकेट में दो, लेफ्टवर्ड जाने वाले प्लस, ऐसा मान के चलो। ऐसे में स्टेप 1 का करंट लेफ्टवर्ड जा रहा है तो वो है I डैश, स्टेप 2 का करंट राइटवर्ड जा रहा है तो वो माइनस हो जाएगा I डबल डैश, और स्टेप 3 का करंट लेफ्टवर्ड जा रहा है तो प्लस वो I ट्रिपल डैश। ये देखिए बता देते हैं आपको, ये देखो ये स्टेप 1 का करंट I डैश लेफ्टवर्ड जा रहा है इसलिए प्लस में, ठीक है। ये स्टेप 2 का करंट I डबल डैश, ये राइटवर्ड जा रहा है इसलिए माइनस में, क्योंकि लेफ्टवर्ड जाने वाला प्लस तो राइटवर्ड जाने वाला माइनस, तो ये करंट राइट साइड जा रहा है इसलिए माइनस में। और ये देखो स्टेप नंबर 3 का करंट I ट्रिपल डैश, ये लेफ्टवर्ड जा रहा है इसलिए प्लस, ठीक है। तो ये देखिए हमने इस तरह से लिखे, और अब यहां पे सभी का वैल्यू लिखना है। तो सबसे पहले I डैश का वैल्यू लिखो, वो है 0.082, 0.082, ये प्लस में है, ओके। माइनस I डबल डैश का वैल्यू, ये देखो I डबल डैश का वैल्यू 0.588, 0.588, और I ट्रिपल डैश का वैल्यू था 0.56, चेक कर लेते हैं। ये देखो I ट्रिपल डैश का वैल्यू 0.56 लिख दिए सभी का वैल्यू। और अब यहां पे तीनों में समेशन करो तो देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। तो हम कैलकुलेशन करेंगे 0.082 माइनस 0.588 प्लस 0.56, तो ये आंसर आ चुका है 0.054 एम्पियर, ठीक है। तो ये फाइनली हमें क्या मिल गया, करंट फ्लोइंग थ्रू 2 ओहम रेजिस्टेंस मिल चुका है। अब इसमें करंट का डायरेक्शन भी आपको शो करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे जो आंसर निकाले हैं वो प्लस में निकाले हैं 0.054 एम्पियर। ये कंसिडरेशन लेके हमने सॉल्व किए है ना। सबसे इंपॉर्टेंट देखो क्या है, कंसिडरेशन। आपने ये कंसिडर किए थे ऐसा कि लेफ्ट साइड जाने वाले प्लस, है ना, लेफ्ट साइड जाने वाले प्लस लेके सॉल्व किए तो आंसर प्लस में आया। इसका मतलब आपने जो कंसिडरेशन किए वो बिल्कुल सही है।
यानी ये जो करंट है ये 100% लेफ्ट साइड ही जा रहा है, और इस तरह से फाइनली ये प्रॉब्लम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से फाइनली हमने आज के वीडियो में जो क्वेश्चन में पूछा था कि फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम, तो ये हमने 2 ओम रेजिस्टेंस में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट कर लिए बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम, और यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल चुका है। और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ केवीएल का बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। हर स्टेप में हमने केवीएल यानी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ यानी मेश एनालिसिस का यूज़ किया है। आप देख सकते हैं, ये देखो स्टेप नंबर 1 ये पूरा केवीएल से सॉल्व हुआ है, स्टेप नंबर 1। ठीक है, स्टेप नंबर 2 भी पूरा केवीएल से सॉल्व हुआ है, और स्टेप नंबर 3 ये भी पूरा केवीएल से सॉल्व हुआ है। और एट द लास्ट तीनों स्टेप्स का जो करंट है उनका समेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये प्रॉब्लम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आप समझ सकते हैं कि केवीएल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि हमने ये प्रॉब्लम अभी केवीएल से सॉल्व किए बीच बीच में, तो आपको केवीएल का ही यूज़ करना है। चॉइस आपकी है कि आपको केवीएल से सॉल्व करना है या केसीएल से सॉल्व करना है या करंट डिवीजन रूल का यूज करना है या और कोई मेथड का यूज करना है। ये सब आपके ऊपर है, आपकी चॉइस है कि आपको कौन सा मेथड इजी लगता है या कौन से मेथड से आपको सॉल्व करना चाहिए। लेकिन कोई भी मेथड यूज करो, फाइनल आंसर तो यही आना चाहिए। तो समझ लो जो है आपको जो भी मेथड आपने यूज किया है वो करेक्ट है। हो सकता है स्लाइटली थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है आंसर में, क्योंकि अगर आप फ्रैक्शन में सॉल्व कर रहे हैं या अगर आप मैनुअली सॉल्व कर रहे हैं तो थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस यहाँ पे हो सकता है। जैसे आंसर अभी आया है 0.054, हम बुक में अगर चेक करेंगे तो जो बुक से हमने ये प्रॉब्लम लिया है वो बुक में इसका आंसर है 0.053 ऐसा है ना। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, हल्का सा डिफरेंस है, 0.001 का डिफरेंस है। तो इतना डिफरेंस चलता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आना चाहिए, इतना स्लाइट डिफरेंस चलता है। ठीक है, तो इस तरह से प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये पूरा जो प्रॉब्लम है कैसे हमने सॉल्व किया है ये आपको समझ में आया होगा, और ये प्रॉब्लम आप अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देखिए। ऐसे प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस जरूरी है, और क्योंकि ऐसे प्रॉब्लम्स एट द टाइम ऑफ एग्जाम इंस्टेंटली सॉल्व नहीं होते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा स्टेप्स है, इसलिए इंस्टेंटली ये प्रॉब्लम कई बार रॉन्ग हो जाते हैं। तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस जरूरी है। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। तो ये था सुपरपोजिशन थ्योरम, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 24। इसके पहले के 23 प्रॉब्लम्स वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।